एक विद्यालय में जितने शिक्षक हैं सभी एक दूसरे के साथ एक परिवार के सदस्य के रूप में और समान भाव से सभी लोग रहें, सभी एक दूसरे का सम्मान करें और सभी का वेतन जो है वह जो वेतन की जो विसंगति हो समाप्त हो, सबको एक समान वेतन मिले। एक समान का मतलब यह नहीं है कि कोई आज आए तो उनको ज़्यादा मिल जाए और किसी को कम मिल जाए, मेरा वह नहीं है कहना। मेरा कहना है कि जो पूर्व से जो नियमावली के अधीन जो वेतनमान निर्धारित है वही वेतनमान हमारे नए शिक्षक साथियों को भी मिलना चाहिए। अगर वो भी राज्यकर्मी हो और इनको भी आपने राज्यकर्मी बनाया है तो राज्यकर्मी के लिए निर्धारित जो वेतनमान है आप वह वेतनमान दीजिए। इस प्रकार के अगर आप व्यवस्था करते हैं तो जब द्वयम दर्जे की व्यवस्था नहीं चलेगी, हम इसका विरोध करें। अग्रतः सकलम शास्त्रम पृष्ठतः ससरंग धनु, आगे में सकल शास्त्र होने चाहिए और पीठ पर तीर कमान होना चाहिए। किसी को भी पहले शास्त्र से समझाइए और जो शास्त्र से न समझे उसको शस्त्र से समझा देना चाहिए। ये तो मैट्रिक पास करने के बाद बिहार बोर्ड हमको समझाया था। हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी इस देश के लिए लड़ रहे थे, उस समय उन लोगों ने मन में कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि हमारे ही देश के लोग अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा बदतर होंगे। जब अंग्रेज़ों के सामने गांधी बैठ जाते थे धरना पर तो गांधी जी को बुला करके वही अंग्रेज पदाधिकारी लोग बात करते थे और बात करके उनकी बात को सुनते थे। अभी तो ऐसे ऐसे अंग्रेजों के बाप बैठे हुए हैं जो आपकी बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। सुनते हैं क्या? बंद कमरे में जाइए, बहुत सारे ऐसे अधिकारियों को मैं जानता हूं जो साउथ इंडिया के हैं और यहाँ शीर्ष पद पर बैठे हुए लोग हैं। अकेले बंद कमरे में जब कोई मिलने के लिए जब कोई जाता है उनके पास में तो वो लोग गाली दे करके बिहारी शब्द से और गाली देते हैं कि बिहारी तुम लोग ऐसे फ्रॉड होता है, तुम लोग ऐसे होता है वैसे। पहले ही वह एक पूर्वाग्रह उनके मन में पहले ही से भरा पड़ा है कि ये लोग गलत हैं। उत्तर बिहार में मुजफ्फरपुर अघोषित रूप से बिहार की उपराजधानी रही है। आप इसको घोषित रूप से उपराजधानी बनाइए और यहाँ हाई कोर्ट की एक अतिरिक्त बेंच बैठाइए। जब झारखंड संयुक्त था तो उस समय में रांची में हाई कोर्ट की एक बेंच जो है वहाँ होती थी, तो झारखंड के लोग वहाँ चले जाते थे। तो इससे क्या होगा कि न्यायिक केंद्र का जब विकेंद्रीकरण होगा तो लोगों के बीच न्याय की सुलभता होगी और लोगों को सहजता भी होगी। मेट्रो की भी शुरुआत यहाँ पर होनी चाहिए। मेट्रो की शुरुआत आप पटना में शुरू किए हैं, मुजफ्फरपुर में क्यों नहीं कीजिएगा? मेट्रो की यहाँ पर शुरुआत कीजिए। यहाँ ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा समस्या है। पटना की सड़कें तो चौड़ी हैं, मुजफ्फरपुर की सड़कें काफ़ी संकीर्ण हैं। यहाँ पर मेट्रो की यहाँ यातायात की बहुत समस्या रहती है, इसलिए मुजफ्फरपुर में मेट्रो संचालित किया जाए, इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार में मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं और आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं आप सबके चहेते चेहरे एमएलसी बंसीधर ब्रजवासी जी। सबसे पहले तो आपका हमारा स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। अभी आप लगातार जो हैं वो विधान परिषद में जो है वो आवाज़ उठा रहे हैं और आपके बोलने के तरीके से जो है वो लोगों के जो चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप उनकी आवाज़ बन करके हैं। आपने जब बोलना शुरू किया था पहले दिन, उस दिन आपने बड़े कटाक्ष भरे अंदाज में कहा था कि आपको ऐसी जगह मिली है कि आप ना पक्ष में है ना विपक्ष में है, तो वो जगह आपको कैसी लगती है? नहीं, मैं पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, मैं तो पक्ष में ही रहता हूँ, लेकिन वह जनता के पक्ष में रहता हूँ। और पक्ष और विपक्ष वहाँ सत्ता और विरोधी दल के रूप में है, लेकिन मैं सत्ताधारी दल हो या विरोधी दल हो या कोई भी राजनीतिक किसी प्रकार का कोई संगठन हो, कोई पक्ष हो, मैं किसी राजनीतिक पक्ष का पक्षधर नहीं हूँ। मैं लोकहित का पक्षधर हूँ, जनता के पक्ष में रहता हूँ और जनहित की जो भी बातें होती है मैं उसको निरपेक्ष भाव से और जनहित की जो भावना है उसकी मूल भावनाओं को उसी रूप में वहाँ रखने की कोशिश करता हूँ और दूसरा कुछ नहीं है विशेष। डी फार्मा स्टूडेंट्स अब हो जाइए तैयार, आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है दो चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।
और आपने सबसे पहले दिन शिक्षकों के मुद्दे को उठाया था और दुर्गा सप्तशती का एक श्लोक मार्नम मोहनम जो है उसको कहते हुए आपने कहा कि ये शिक्षकों के सहस्त्र नाम क्यों रख दिए गए हैं, क्या मामला है, ये कैसे सुलझेगा? देखिए, ऐसा है कि जब अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेजों के शासनकाल में फूट डालो और राज करो की नीति जो है अंग्रेजों की बहुत प्रसिद्ध नीति रही, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। तो उसी प्रकार से जैसे ही आप अलग अलग नामाकरण कर देते हैं तो वह एक क्लास विद इन क्लास क्रिएट हो जाता है। शिक्षक एक शिक्षक होता है, इससे ज़्यादा वह क्या है, शिक्षक का काम है पढ़ाना। शिक्षक को शिक्षण के अलावा दूसरा कोई काम करना नहीं है और शिक्षण कार्य के कारण ही उनको शिक्षक कहा जाता है। अब इनका यह उपनामकरण कि आप विद्यालय अध्यापक हैं तो आप विशिष्ट शिक्षक हैं, आप नियोजित शिक्षक हैं, आप मूल शिक्षक हैं, आप इस तरीके से अलग अलग जो नामाकरण करेंगे तो निश्चित रूप से उनके अंदर क्लास विद इन क्लास क्रिएट होगा। और जब क्लास विद इन क्लास क्रिएट होता है तो एक ही विद्यालय में रहने वाले कुछ लोगों में श्रेष्ठ भावना पनप जाती है, कुछ लोगों में हीन भावना पनप जाती है। कुछ लोगों को लगता है कि हम श्रेष्ठ हैं, हम इस नाम के कारण श्रेष्ठ हैं, इस मोड ऑफ अपॉइंटमेंट के कारण श्रेष्ठ हैं। तो इस प्रकार से जो यह विभेद पैदा हो रहा है इसका बहुत ही कुप्रभाव पड़ रहा है शिक्षा व्यवस्था पर। इसलिए हमारा कहना है कि शिक्षक शिक्षक होते हैं, उनका आप एक नाम रहने दीजिए। मतलब आप पूर्व से जो भी नियमावली प्रचलित नियमावली है उस नियमावली की व्यवस्था आप कर दीजिए, उसमें एक सहायक शिक्षक हुए और उसमें जो प्रधानाध्यापक बनते हैं वो प्रधानाध्यापक हो गए, सहायक शिक्षक को प्रधानाध्यापक हुए। अब ये भांति भांति का नामाकरण करना ये तो समझ से परे है, इसका कोई मतलब नहीं है। यह केवल और केवल शिक्षकों को बांटने, शिक्षकों की एकता को खंडित करने, उनके संगठन को तोड़ने का एक प्रयास है, इसके अलावा कुछ नहीं। बिल्कुल, और ये बड़ा ही अच्छा सुझाव है कि शिक्षकों के बीच किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, उनका उद्देश्य केवल विद्यार्थियों को पढ़ाना होना चाहिए। फिर जो शिक्षकों की सबसे बड़ी समस्या आती है वेतनमान को लेकर के, इसका भी मुद्दा आपने उठाया, कहाँ तक मामला आगे बढ़ा? देखिए, इस मुद्दे पर भी सदन में और भी बात होगी, हम इस पर ध्यान आकर्षण और डाले हुए हैं कि हम सभी शिक्षकों को चाहते हैं कि सभी शिक्षक शिक्षक की भावना के साथ एक जगह रहें। एक विद्यालय में जितने शिक्षक हैं सभी एक दूसरे के साथ एक परिवार के सदस्य के रूप में और समान भाव से सभी लोग रहें, सभी एक दूसरे का सम्मान करें और सभी का वेतन जो है वह जो वेतन की जो विसंगति हो समाप्त हो, सबको एक समान वेतन मिले। एक समान का मतलब यह नहीं है कि कोई आज आए तो उनको ज़्यादा मिल जाए और किसी को कम मिल जाए, मेरा वह नहीं है कहना। मेरा कहना है कि जो पूर्व से जो नियमावली के अधीन जो वेतनमान निर्धारित है वही वेतनमान हमारे नए शिक्षक साथियों को ही मिलना चाहिए। पूर्व से प्रधानाध्यापक के लिए जो वेतनमान था, पूर्व से जो सहायक शिक्षकों के लिए वेतनमान था, वही आप दीजिए। आप आर्टिफिशियल क्यों पैरामीटर बना रहे हैं? और जब हम लोग समान काम समान वेतन की लड़ाई लड़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, तो सरकार वहाँ पर यह कह कर के और बच गई कि इनका मोड ऑफ अपॉइंटमेंट डिफरेंट है, कि बहाली की जो प्रक्रिया थी, ये पहले जो शिक्षक थे वह बीपीएससी से बहाल होकर के आए थे इसलिए उनको हम अलग सैलरी देते हैं, ये नियोजन इकाइयों के द्वारा बहाल होकर के आए हैं इसलिए इनकी अलग व्यवस्था है। तो अब तो बीपीएससी से आप बहाल करके ले रहे हैं। तो पहले से जो बीपीएससी से बहाल होते थे हाई स्कूल के टीचर, तो हाई स्कूल के हेडमास्टर जो होते थे वो गजेटेड अफसर होते थे। तो आज के रेट में जो हाई स्कूल के हेडमास्टर गजेटेड अफसर क्यों नहीं है? पहले जो व्यवस्था थी, पहले की व्यवस्था में जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी होते थे, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी उस समय में कहे जाते थे, तो प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी केवल प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण करते थे, वो मिडिल स्कूल में भी नहीं जाते थे। मिडिल स्कूल के निरीक्षण के लिए रेंज अफसर होते थे, क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी होते थे। और अब तो बीओ भी जाकर के हाई स्कूल का निरीक्षण करते हैं जो उनसे क्वालिफिकेशन में अधिक हैं। अब हाई स्कूल में जो हेडमास्टर बने हैं वो एमए पास, आज जो बीओ बने हुए हैं वो ग्रेजुएट हैं, तो ग्रेजुएट लोग जा कर के उन पर शासन कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ आप इसलिए जैसे जैसे आप इस तरह से व्यवस्था बनाएंगे तो शिक्षकों के सम्मान को कहीं ना कहीं इससे आघात ठेस पहुंचती है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आप इनको समान काम समान वेतन की नीति के तहत जो पुरानी प्रचलित व्यवस्था है उसके समरूप आप इनको वेतनमान दीजिए। आपको तय करना पड़ेगा। आप जब कह रहे हैं कि हम राज्यकर्मी बना दिए हैं इनको, तो राज्यकर्मी बनाएं तो किस ग्रेड का राज्यकर्मी बनाएं? राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए आप बनाए हो ना कि यह ग्रुप बी के कर्मचारी हैं, ग्रुप सी के कर्मचारी हैं, ग्रुप डी के कर्मचारी हैं, आप बनाएं क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 आप बनाएं। तो आखिर ये किस क्लास के किस वर्ग के शिक्षक हैं ये तो पहले बताइए। ये कर्मचारी आपके राज्य सरकार के किस कर्मचारी के वर्ग के समूह के अंतर्गत आते हैं? और उस वर्ग समूह के लिए जो निर्धारित जो वेतनमान है, क्या वह वेतनमान आप इनको दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। तो फिर ये कैसा राज्यकर्मी? क्या आप एक पहले वाले जो अन्य विभागों के जो राज्यकर्मी हैं वह सभी सुअंग राज्यकर्मी हैं, ये अपंग राज्यकर्मी हैं? बताइए, क्या
वो पहले वाले और विभाग के जो कर्मचारी हैं वह सब मन है वो सुपोषित हैं और ये कुपोषित हैं। आप बताइए आप किस प्रकार का आप इसको करना चाहते हैं। अगर वो भी राज्यकर्मी और इनको भी आपने राज्यकर्मी बनाया है तो राज्यकर्मी के लिए निर्धारित जो वेतनमान है आप वह वेतनमान दीजिए। इस प्रकार के अगर आप व्यवस्था करते हैं तो अब दोयम दर्जे की व्यवस्था नहीं चलेगी, हम इसका विरोध कर रहे हैं। मतलब जो व्यवस्था है वही कहीं ना कहीं भेदभाव जो है वो पैदा कर रही है, आपका कहना है। फिर हम सबको आश्चर्य हुआ जब आपने रामवृक्ष बेनीपुरी मध्य विद्यालय की तस्वीर जब आपने विधान परिषद में दिखाई सबको, तो हम सबको आश्चर्य हुआ और हम दुखी भी हुए कि ये स्थिति है जिनके नाम पे हम बड़े ठाठ से अन्य राज्यों में कहते हैं कि वो हमारे प्रांत के थे और उनके नाम से जो स्कूल चल रहा है वो इतने जर्जर स्थिति में है। इसके बारे में कहाँ तक आगे बात की? देखिए रामवृक्ष बेनीपुरी जी के हम गाँव में गए हैं जी। उनका जो पुराना जो घर था आज नदी में विलीन हो गया। आप जाएं रामवृक्ष बेनीपुरी जी के उस खंडहर को देखें तो घर की जो छत है नीचे फर्श से लेकर के छत के बीच जो ऊंचाई होती है उसका 2/3 पार्ट जो है वह सिल्ट से भर गया। ठीक है, और मैं बहुत दुखी हूँ इस बात से कि रामवृक्ष बेनीपुरी जैसे महान साहित्यकार जिनको कलम का जादूगर कहा गया और ऐसे व्यक्ति के घर को सरकार नहीं बचा सकी। और भविष्य में हम लोग क्या कहेंगे कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी कहाँ जन्म लिए थे? नदी के पेट में कहाँ जन्म लिए थे? यह बहुत ही दुखद है। जब इंग्लैंड में आप वहाँ जब जानकारी लेंगे तो शेक्सपियर के घर को बचाने के लिए वहाँ की सरकार ने क्या क्या यत्न नहीं किया। तो जो पढ़ा लिखा देश है, जो शिक्षित मुल्क है, वह अपने ऐसे महान लेखकों के प्रति, अपने साहित्यकारों के उन घरों को, उन धरोहरों को, उन स्थानों को चिन्हित करके और उनको संरक्षित करने का हर एक जतन करती है। और हमारी जो सरकार है, रामवृक्ष बेनीपुरी जी वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। रामवृक्ष बेनीपुरी जी केवल साहित्यकार ही नहीं थे, महान समाजवादी नेता। आप ज़रा सोचिए ना, रामवृक्ष बेनीपुरी जी को जब यह लगा कि हम भूमिहार समाज में हैं और हम जनेऊ पहनते हैं, इस जनेऊ के कारण कुछ लोग हमसे जो है दूरी बढ़ा रहे हैं, तो जनेऊ तोड़ने का अभियान चलाया था। आप सोचिए इस बात के लिए। जब उनको लगा कि हमारे नाम में जातिगत टाइटल है, इस टाइटल के कारण जो है लोग हमसे कट रहे हैं, तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी का नाम रामवृक्ष बेनीपुरी नहीं था, उन्होंने बाद में अपने गांव का नाम जोड़ा। तो आपने जातिगत सरनेम को हटा करके, इतना महान सोच का व्यक्ति, सीखने की चीज़ है। आज कल के नेताओं को सीखना चाहिए और ऐसे लोगों के घर को अगर नहीं सहेज पाए, भविष्य जो है जब समय जब आएगा तो एक समय में जब चर्चा होगी कभी बेनीपुरी जी की और उनके साहित्य को जब लोग पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम जिस दौर में भी हैं, जिस दौर में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, घटनाएं, और सारी उनकी पहचान जो है खोती चली जा रही है, तो आने वाली पीढ़ी हम लोगों को माफ़ नहीं करेगी इस बात के लिए। लोग कहेंगे कि उस समय के नेता कैसे थे, उस समय के अधिकारी। मैं तो डीएम साहब को भी कहा था कि आप ज़रा देखिए इसको, व्यक्तिगत रूप से मैंने कहा था वहाँ। और अब उनके गांव में अगर कोई इस प्रकार का विद्यालय हो जो क्या कहा जाए उसको, गौशाला से भी बदतर हालत में हो, तो कहीं ना कहीं बहुत दुख होता है। हाँ, निश्चित रूप से। और अगर कोई भी साहित्य के विद्यार्थी कभी ढूंढते, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि साहित्य के लोग जो हैं वो आत्मीय रूप से जुड़ जाते हैं और वो चाहते हैं अपने प्रिय लेखक का वो परिवेश देखना जहाँ पे उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की। मैं इस पर बताता हूँ। मैं अभी गया था आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री जी के आवास पर, उनके पुण्यतिथि के कार्यक्रम में मैं गया था। तो मैं गया तो वहाँ एक जानकारी कुछ वक्ताओं ने साझा की और उसमें कहा कि चंद्रशेखर जी, देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया मुजफ्फरपुर के लोगों ने, और यहाँ मारीपुर में ओरियन पब्लिक स्कूल है, उस पब्लिक स्कूल के उद्घाटन के लिए उनको आमंत्रित किया गया था, एक विद्यालय। और संयोग से ओरियन पब्लिक स्कूल जिस समय में उद्घाटन हुआ है, मैं उसी मारीपुर में रहता था। उसी जगह मैं वहीं पर किराए के मकान में रहता था, प्रियदर्शनी सिनेमा के बगल में। तो हम लोग भी कहे कि अरे देश के पूर्व प्रधानमंत्री आज चंद्रशेखर जी का बड़ा सम्मान, हम लोग बहुत हृदय से सम्मान करते हैं उनका। तो हम लोग ने कहा कि भाई प्रधानमंत्री जाकर इस स्कूल का उद्घाटन किए।
लेकिन जब वे आने वाले थे तो उनसे कुछ लोगों ने उनसे जब बात की तो कहा कि आप एक छोटे से स्कूल का उद्घाटन करने के लिए जा रहे हैं, गली मोहल्ला में एक विद्यालय है, छोटा सा विद्यालय है, और उसके उद्घाटन में आप जा रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा कि प्रधानमंत्री जैसे शख्सियत को। तो कहे कि अरे चलो ना, क्या करना है मुझे पता है। तो लोगों ने जब यहाँ सब लोगों ने सवाल किया कि आप एक छोटे से विद्यालय के उद्घाटन में भी आ गए, तो कहे कि विद्यालय का उद्घाटन तो सेकेंडरी बात थी, मेरी प्राइमरी बात थी कि यह शहर महाकवि आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री का शहर है और मैं उनके दर्शन के लिए यहाँ आया था, और मैं तो आया था उनका दर्शन करने के लिए। और लोगों ने इसी क्रम में मुझे कहा कि विद्यालय का उद्घाटन करना है, तो मैं यहाँ आ गया। यह सेकेंडरी बात थी, प्राइमरी बात तो थी कि मैं आचार्य जी का दर्शन करने आया। आप समझिए, साहित्यकारों के पुण्य भूमि को हमेशा सर झुकाने के लिए पूरी दुनिया के लोग आएंगे, इसलिए उस जगह को बचा कर रखिए, धरोहर को संजो कर रखिए। कम से कम उस जगह पर आकर के कम से कम लोग उस माटी की खुशबू को महसूस कर सकें। राम वृक्ष बेनीपुरी जी के उस मिट्टी की सोंधी सुगंध को आकर के लोग करीब से महसूस कर सकें, इसलिए उस मिट्टी को बचाना बहुत ज़रूरी है। ये बात सुन कर के मन तो हाँ, लेकिन ठीक है, सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाना है। जो मेरा अगला सवाल है उसका जवाब आपने पहले ही दे दिया है, लेकिन मैं सवाल थोड़ा घुमा के करती हूँ। आपने पहले ही कह दिया कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ पूरी जनता रहती है और आप जनता की टीम में हैं, आप जनता की पार्टी की तरफ से हैं पूरी तरह से। तो लेकिन जब हम आपको देखते हैं कि आप विधान परिषद के बाहर पोस्टर बैनर अपने दोनों हाथों में लेके गले में लटका करके अकेले खड़े होते हैं, आसान नहीं होता है, कैसे कर लेते हैं ये सब? देखिए, यह किसी के लिए आसान नहीं है। जैसे बाहर से कुछ लोगों को लगता है कि यह कर रहे हैं इस तरीके से, कहीं मीडिया में पब्लिसिटी चाहते होंगे, ऐसा करते होंगे। मैं अपने साथ बैठने वाले अपने साथियों को बोलता हूँ कि आप लोग भी चलिए और कुछ विरोध में कुछ नारे लगाएं, कुछ बात पहुँचे। हम जिस जगह पर हैं, जहाँ हमें हमारे तिरहुत के महान स्नातक मतदाताओं ने भेजा है, तो वह जो जगह है ना, वह देवघर के जैसे बाबा धाम कहते हैं हम लोग, गरीबनाथ धाम कहते हैं, उसी तरह से वह धाम है कि उसमें हम सदन के अंदर बोलें या बाहर बोलें, बात दूर तलक जाती है। मुजफ्फरपुर में वही बात बोलें तो उसकी आवाज़ उतनी नहीं गूंजेगी जितनी आवाज़ वहाँ से गूंजती है, और आवाज़ पहुँचाना ही तो लोकतंत्र में है। तो हम कहीं से बोलें, आवाज़ पहुँचनी चाहिए। तो निश्चित रूप से 75 लोग हैं, किसी भी व्यक्ति के लिए बड़ा यह कठिन काम होगा कि जब उस व्यक्ति को कहा जाए कि आपको अकेले प्रदर्शन करना है, और अकेले प्रदर्शन करना है तो खुद को कभी कभी लगता है कि हम अजीब तरह से क्या कर रहे हैं। लेकिन मैं यह सोचता हूँ कि हमें पसंद करने वाले लोग, हमें चाहने वाले लोग इसी काम के लिए यहाँ भेजे हैं, इसलिए उनकी जो भावना है उस भावना का सम्मान सबसे पहले होना चाहिए। मेरी आलोचना हो या दूसरे लोग क्रिटिसाइज करें या दूसरे लोग जिस नज़रिए से देखें, लेकिन जो जन भावना है हम उस भावना को तो रखेंगे, चाहे जहाँ। और सदन के अंदर जब हमें नहीं मौका मिल पाएगा तो हम बाहर में रखेंगे, लेकिन रखेंगे। अगर कहीं पर अत्याचार हो रहा है, कहीं गलत हो रहा है, तो निश्चित रूप से हम उसके साथ खड़ा होने की कोशिश करते हैं। जो आपने पोस्टर लगाया था उसमें था कि नियमावली संविधान से, धोखा वेतनमान से, और दूसरा पोस्टर था सहायक परिचारी रोते हैं, विभाग के अफसर सोते हैं। और उसके बाद जिस अंदाज के लिए आप जाने जाते हैं कि आपके अंदर का उबाल जो है वो आपके शब्दों से निकल कर आ जाता है। कई बार लोग इस चीज़ के लिए, जो आपके विपक्षी हैं या जो आपके राइवल्स हैं, वो आपकी इस बात के लिए क्रिटिसाइज करते हैं, हालांकि जो भुक्तभोगी हैं उनको तो बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। इस पर क्या? देखिए, मैं जो बोलता हूँ ऐसा नहीं है कि कुछ मैं बनावटी बात बोलता हूँ। अभी मैं आपके सामने इंटरव्यू देने आया हूँ, मैंने पूछा भी नहीं कि आप हमसे क्या सवाल पूछने वाली। मैं कभी सोचता ही नहीं हूँ कि आगे क्या बोलना है। जो भावना होती है, मैं किसी भी पीड़ित पक्ष के जगह पर खुद को रख करके जब मैं सोचता हूं तो स्वाभाविक रूप से मेरे शरीर में उबाल आ जाता है और तब मैं बोलता हूं। दूसरी बात है कि एक बात याद रखिए, जो लोग भी मेरे शब्दों के चयन को लेकर के और आपत्ति जताते हैं तो मैं उनका बहुत हृदय से सम्मान करता हूं। आपकी आपत्ति स्वाभाविक है। आप जो आपत्ति जताते हैं तो मैं सुनता हूं तो मैं कभी दुखी नहीं होता हूं। मैं सोचता हूं कि नहीं, आपने जो कही बात वह बिल्कुल सही है, मुझे इस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। परंतु एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि विनय न मानत जलधि जरा, गए 3 दिन बीत, जागे राम सकोप तब बिन भय होहि न प्रीत। तो विनय की भाषा जो है, जब समुद्र नहीं मानता है तो ऐसी स्थिति में धनुष बाण संधान करना पड़ता है। जब किसी खेत में सांड भैंसा आ जाएगा तो उस समय हारमोनियम बजाएंगे या शास्त्रीय संगीत गाएंगे कि हटी जा भैंसवा मत खाओ खेतवा, तो उससे सांड भैंसा नहीं भागता है। उसके लिए लुकियारी बांधना पड़ेगा, मसाल जलाना पड़ेगा, तब भागता है। इसलिए हम उस भाषा का प्रयोग करते हैं और हमारे यहाँ कहा भी गया है कि सठम साठ्यम समाचरित,
जो जैसा हो उसको उसी भाषा में समझाना पड़ता है। आपको मैं बार बार बताता रहता हूँ, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, जब मैट्रिक पास हम किए थे तो मैट्रिक पास करने के बाद में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने हमें जो सर्टिफिकेट दिया, उस सर्टिफिकेट पर उसका मोनोग्राम है। उस मोनोग्राम पर एक युवक की तस्वीर है, उसके हाथ में पुस्तक और पीठ पर तीर धनुष है। कई बार लोग उस तस्वीर को राम की आकृति समझ लेते हैं, परंतु वह राम की तस्वीर नहीं है। वह जो परिकल्पना है उस पर एक श्लोक लिखा हुआ है, उस श्लोक को पढ़िए तो आपको उस तस्वीर का मतलब समझ में आएगा। उसमें लिखा है कि अग्रतः सकलम शास्त्रम पृष्ठतः सशरंग धनु, आगे में सकल शास्त्र होने चाहिए और पीठ पर तीर कमान होना चाहिए। किसी को भी पहले शास्त्र से समझाइए और जो शास्त्र से न समझे उसको शस्त्र से समझा देना चाहिए। ये तो मैट्रिक पास करने के बाद बिहार बोर्ड हमको समझाया था। तो जो अगर हम पहले बताते हैं कि इस काम को करिए, यहाँ अन्याय हो रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे कह रहा है, तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल बात कहते हैं, वैधानिक बात कहते हैं, और जब कोई नहीं समझता है तो निश्चित रूप से हम इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, करते रहे हैं और करते रहेंगे। इस बात पे तो शायद हमने भी नहीं ध्यान दिया, और खेद है इस बात के लिए कि हमने इस बात पर कभी क्यों नहीं ध्यान दिया। लेकिन ये कितना बड़ा संदेश है कि एक मैट्रिक के बच्चे से भी हम ये अपेक्षा रखते हैं कि अगर वो मैट्रिक पास कर गया तो उसके अंदर ये विचारधारा आ जानी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपके मुद्दे पर आते हैं, जिस मुद्दे के लिए आप वो पोस्टर बैनर लेकर के बैठे थे, कि किस तरह से जो परिचारी होते हैं स्कूल में और उनके काम, जब उनको महीनों महीनों तक वेतन नहीं मिलता तो किस तरह से वे रोते हैं। और हमारे संविधान में कर्तव्य और अधिकार का सामंजस्य बनाने के लिए कहा गया है, और तब कर्तव्य, ये पूरा कानून तो चलता है लेकिन फिर उनको वेतन नहीं दिया जाता है। इसके लिए ही आपने आवाज़ उठाई थी, इसका समाधान कैसे देखिए? देखिए, ऐसा है कि जिस समय में हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी इस देश के लिए लड़ रहे थे, उस समय उन्होंने मन में कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि हमारे ही देश के लोग अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा बदतर होंगे। जब अंग्रेज़ों के सामने गांधी बैठ जाते थे धरना पर, तो गांधी जी को बुला करके वही अंग्रेज़ पदाधिकारी लोग बात करते थे और बात करके उनकी बात को सुनते थे। अभी तो ऐसे ऐसे अंग्रेज़ों के बाप बैठे हुए हैं जो आपकी बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। सुनते हैं क्या? बंद कमरे में जाइए, बहुत सारे ऐसे अधिकारियों को मैं जानता हूं जो साउथ इंडिया के हैं और यहाँ शीर्ष पद पर बैठे हुए लोग हैं। अकेले बंद कमरे में जब कोई मिलने के लिए जब कोई जाता है उनके पास में, तो वो लोग गाली दे करके बिहारी शब्द से और गाली देते हैं कि बिहारी तुम लोग ऐसे फ्रॉड होता है, तुम लोग ऐसे होता है, वैसे। पहले ही वह एक पूर्वाग्रह उनके मन में पहले ही से भरा पड़ा है कि ये लोग गलत हैं। दूसरी बात कि जब इंसानियत मर जाए, जब मानवता समाप्त हो जाए, दया करुणा ये संवेदना ये जब शून्य हो जाए, तो किसी प्रकार का कोई संविधान, कोई नियम नियमावली कोई काम नहीं करता है। और जो संवेदनहीन लोग हैं, मैं बहुत दुखी होकर के यह बात कह रहा हूँ कि मैं सत्ता के शीर्ष पर, प्रशासनिक शीर्ष पद पर जो लोग बैठ जाते हैं तो उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं सबकी बात नहीं करता हूँ, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो सैडिस्टिक मानसिकता के हो जाते हैं। दूसरा व्यक्ति मर रहा है, मरने दो, खून बह रहा है, बहने दो। और जब कोई भी व्यक्ति किसी के बहते हुए खून को देखकर खुश हो रहा हो तो इसी को राक्षस कहते हैं। यह राक्षसी प्रवृत्ति है, इंसानी प्रवृत्ति नहीं है। इंसान का मतलब तो यह था कि हम किसी को रोते हुए देखें तो हमारे भी आंख में आंसू आ जाए। हम अगर बच्चों को खिलखिलाते हुए देखें तो मेरे भी चेहरे पर मुस्कान आ जाए। इंसानियत का मतलब यह होता है कि हम दूसरे को देखकर उसकी भावनाओं को अपनी संवेदनाओं से जोड़ सकें। लेकिन आज 2020 के दिसंबर में अनुकंपा पर बहाली हुई लास्ट टाइम, उसके बाद लगातार इन लोगों ने छोड़ दिया कि अब बहाली ही नहीं हो रही है। लगातार उसके लिए हम लोग लड़ते रहे, झगड़ते रहे, पिछले बार सदन में भी सवाल उठाए, तब जाकर के ये लोग फिर से बहाली के लिए तैयार हुए। सितंबर में इन्होंने बहाली कर दी। जब सितंबर में बहाली की तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6 महीने बीत गए। 6 महीना तो इनको वेतन देना भूल गया। अब सोचिए कि जिसके माता पिता 2015 में मर गए थे, 16 में मर गए थे, उस समय से कोई भी नौजवान, कोई लड़का जो है वह परेशान होगा कि हमारा परिवार कैसे चलता है। कभी उसके ननिहाल से कोई मददगार बनता होगा, कोई उसके चाचा मामा फूफा फूफा कोई मददगार बन के उसके परिवार को चला रहे होंगे, और उसको यह उम्मीद थी कि हमें यह नौकरी मिलेगी तो फिर हमारे दिन जो है, ये जो दुख के दिन हैं वो समाप्त हो जाएंगे। और तब उसको नौकरी मिली। 6 महीने के बाद आप अभी तक वेतन देना भूल गए। अब बताइए कि वो कैसे हर दिन ड्यूटी जा रहा है, आ रहा है, उसका कैसे खर्च चल रहा है।
तो हम इस बात को उठाए सदन में। अब हम जब उठाए तो इन्होंने क्या किया, आनन फानन में फिर पुराना वेतन देने के लिए निकाल दिया। अभी बताइए, नियमावली जो ये बनाए, तो नियमावली बनाए भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियमावली बनाए। पहले लिखे, शुरुआत यहीं से किए। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के तहत जो भी कानून बनता है, जो नियमावली बनती है, वह राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बनती है। सरकार को अपना कर्मचारी बहाल करने की जो ताकत संविधान से मिलती है, उसी अनुच्छेद से उसको दी गई है ताकत। तो बताइए कि नियमावली आप बनाए संविधान से, आप खिलवाड़ कर रहे हैं उसके वेतनमान से। तो हमने वही नारा लगाया था कि आप जो है नियमावली संविधान से बनाइएगा, और जब आप कर्मचारी बना दिए, वो राज्य सरकार का कर्मचारी हो गया, तो राज्य सरकार के कर्मचारी का ना वेतन दीजिएगा। राज्य सरकार के कर्मचारी में परिचारी के लिए पहले से वेतन, वो वेतन दीजिए। राज्य सरकार के कर्मचारी में जो लिपिक का जो वेतन है पहले से क्लर्क का, वो आप उसको लिपिक को दीजिए। तो ये आप ही नया 15,000 16,000 कहाँ से ला करके आप दे दिए। और जिस दिन नियुक्ति पत्र वितरण किया जा रहा था, उस नियुक्ति पत्र वितरण में शिक्षा मंत्री मौजूद थे और उनका बयान है, वह बयान भी आप लोग खोज लिया, कहीं से मिल जाएगा, वो भी चलाइए। शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि भले ही इस नियुक्ति में विलंब हुआ है, लेकिन देर आए हैं दुरुस्त आए हैं। अब आप लोग राज्य सरकार के कर्मचारी होंगे और राज्य सरकार के कर्मचारी को दी जाने वाली तमाम सुविधाएं आपको मिलेंगी। तो शिक्षा मंत्री जी वही बोले। तो ये मंत्री जी कुछ कह रहे हैं, संतरी जी कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ये क्या चल रहा है भाई। तो ये गलत तरीका है और हम जानते हैं कि ये मिलेगा। किसी भी परिचारी और विद्यालय सहायक को बहुत ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, देना ही पड़ेगा इस सरकार को। अभी तत्काल चूँकि वेतन ये नहीं दे पा रहे थे तो आनंद फानन में पुराना वाला कर दिए हैं, लेकिन इनको देना होगा। नहीं कैसे देंगे, ये कोई अपना घर से पापा जी के दादाजी के गेहूँ चाउर बेच के देना है। इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर किसी भी कर्मचारी के हितों की रक्षा संविधान से होगा। आप जान लीजिए कि यह जो सोच रहा है कोई पदाधिकारी कि हम इनके अधिकारों का अतिक्रमण कर लेंगे, उनका जो वाजिब हक हम नहीं देंगे, तो उनको राइट टाइम कर देंगे, उसको देना ही पड़ेगा। हम लोग लड़ेंगे, हम तो रोड पर भी लड़ते हैं, सदन में भी पहुंचा दिए आप लोग, तो हम सदन में भी लड़ रहे हैं, कोर्ट में भी लड़ते हैं, हाई कोर्ट में भी। तो हमको लगता है कि हम बहुत सारा केस लड़ रहे हैं। कुछ गिने चुने लोग होंगे जो हम जितना केस लड़ रहे हैं उतना केस लड़ते होंगे, तो हम तो इतना सारा केस भी लड़ रहे हैं। इसलिए हम जान रहे हैं ना कि कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको वेतनमान मिलेगा। हाई कोर्ट की बात आ ही गई है तो फिर ये सवाल भी बनता है कि हाई कोर्ट का एक अतिरिक्त बेंच मुजफ्फरपुर में हो, इसकी मांग भी आपने उठाई। और चूंकि आप भुक्तभोगी रहे हैं पटना जा कर केस लड़ने को लेकर, तो आपकी एक दुखती रग भी थी। इस पूरी कहानी को बताते हुए बताइए कि क्यों ज़रूरी है यहाँ एक अतिरिक्त बेंच। देखिए, हाई कोर्ट में जब पहली बार मैं गया था केस लेकर के, शिक्षा मित्र के रूप में मैं बहाल हुआ था। मेरी अवस्था थी उस समय 20 साल कुछ महीने मेरी उम्र थी, 20-21 साल। तो उस समय में हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। तो उस समय हाई कोर्ट जाना एक बड़ी बात होती थी। और जब मैं गया था तो एडवोकेट ने मुझसे पूछा कि उसमें एज भरना होता। पूछा एज क्या है। पहले तो देखा कि एक बच्चा आ गया कहाँ से हाई कोर्ट में केस करने, और वह भी जो केस था मेरा कोई इंडिविजुअल नहीं था, हम पूरे शिक्षा मित्र समाज का 1,52,000 शिक्षा मित्रों का केस लेकर के गए थे। तो नीचे से ऊपर तक देखने लगे। 20-21 साल में आया हाई कोर्ट में केस लड़ने के लिए, तो मैं तब से केस लड़ रहा हूँ। तो मुझे बार बार पटना हाई कोर्ट जाना पड़ता रहा है। फिर अभी 17 तारीख को फिर हमारा हाई कोर्ट में केस है शिक्षकों का। हाँ, 17 फरवरी को डेट है। अब उस दिन अगर लिस्ट हो जाएगा तो उस केस की सुनवाई होगी। तो हम पटना हाई कोर्ट जाते रहे हैं। जब पटना हाई कोर्ट जाते आते रहे तो जाने आने में जो परेशानी होती थी, कभी वहाँ ठहरना पड़ा तो फिर अब वहाँ ठहरने की व्यवस्था जिसको नहीं है उसको कितनी दिक्कत है। तो ये सब चीज़ देखते रहे। दूसरी बात है कि हम तो मुजफ्फरपुर से थे तो तब भी चले जाते थे, लेकिन अब आप सोचिए कि हाई कोर्ट में जो भी केसेज होते हैं उस केस की जो लिस्टिंग जो होती है वह रात में मैसेज आता है कि कल किस केस की सुनवाई होगी। और रात में 8 बजे 9 बजे किसी को सूचना मिले कि आपके केस की सुनवाई कल है, लिस्टेड है कल, तो उस स्थिति में कोई व्यक्ति मान लीजिए बगहा में होगा तो किस समय चलेगा कि वो केस में अपने सुनवाई में पहुंच जाएगा? तो नहीं पहुंच सकता है ना। तो ये चीज़ है। दूसरी बात है कि हाई कोर्ट में इतने सारे केसेज हैं कि वहाँ अभी 4-5 लाख केस पेंडिंग है। तो पेंडेंसी इतनी है, तो इसका समाधान यही हो सकता है कि आप उत्तर बिहार में मुजफ्फरपुर अघोषित रूप से बिहार की उपराजधानी रही है, आप इसको घोषित रूप से उपराजधानी बनाइए और यहाँ हाई कोर्ट की एक अतिरिक्त बेंच बैठाइए। जब झारखंड संयुक्त था तो उस समय में रांची में हाई कोर्ट की एक बेंच जो है वहाँ होती थी, तो झारखंड के लोग वहाँ चले जाते थे। तो इससे क्या होगा
कि न्यायिक केंद्र का जब विकेंद्रीकरण होगा तो लोगों के बीच न्याय की सुलभता होगी और लोगों को सहजता भी होगी। बगल में उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट है और लखनऊ बेंच है। मध्य प्रदेश में आप देखेंगे तो वहाँ पर भोपाल है, बिलासपुर है। तो इस प्रकार से अन्य राज्यों में 2-2, 3-3 बेंच इस प्रकार से बने हुए हैं बड़े राज्यों में, तो बिहार में क्यों नहीं? और बिहार में तो पॉपुलेशन अधिक है, और पॉपुलेशन अधिक होता है तो क्षेत्रफल से ही केवल नहीं होता, पॉपुलेशन के आधार पर ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा मुकदमा होंगे, ज़्यादा मुकदमा होंगे तो ज़्यादा कोर्ट होना चाहिए। तो यह एकदम निश्चित रूप से हाई कोर्ट की एकदम नितांत आवश्यकता है मुजफ्फरपुर में। और मुजफ्फरपुर तो पहले से भी लॉ के लिए जाना जाता है, यहाँ पर लॉ कॉलेज है, उत्तर बिहार के लड़के हमेशा यहाँ लॉ करते रहे हैं, प्रैक्टिस करते रहे हैं, तो नए प्रैक्टिशनर को भी सहूलियत होगी जो हाई कोर्ट दूर होने के कारण पटना में प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। यहाँ अगर हाई कोर्ट की बेंच हो जाए तो जो न्यू कमर्स हैं हमारे एडवोकेट, उन लोगों को यहाँ पर जगह मिलेगी, उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उनको काम, उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। और जो शुरू से ही है यहाँ पर हाई कोर्ट में जा कर के और बहस करने लग जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ अच्छे एडवोकेट भी मिलेंगे। तो ये पूरी तरह से डेवलपमेंट होगा अगर यहाँ एक अतिरिक्त बेंच बन जाता है। अब हम ये चाहेंगे कि जब आपने इतनी सारी बातें कह दी कि मुजफ्फरपुर को उपराजधानी अब घोषित कर दिया जाना चाहिए, क्या फ़ायदा होगा उपराजधानी बन जाएगी? देखिए, अगर यह पूछा जाए सरकार से कि राज्य में 2 डिप्टी सीएम बनाए हैं, इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? बिहार में 2 डिप्टी सीएम आप बनाए, क्यों बनाए? पहले तो डिप्टी सीएम नहीं होता था। तो डिप्टी सीएम आप बनाए तो उनको आप डिप्टी सीएम होने के नाते आपने क्या काम दिया? डिप्टी सीएम को तो कोई विभाग आप डिप्टी सीएम के रूप में तो आप आवंटित किए नहीं हैं। डिप्टी सीएम का काम है कि जो सीएम का काम है वह सीएम के अनुपस्थिति में उसको वो कर सके। बिहार में अपना राज्य बहुत बड़ा राज्य है, जनसंख्या यहाँ पर अधिक है, और हमारे बिहार के विकास के लिए विशेष प्रयास की भी ज़रूरत है, क्योंकि हम विकसित राज्यों के समतुल्य नहीं पहुंच सके हैं। तो उस दर से विकास करने के लिए, बढ़ने के लिए आपको शासन सत्ता का विकेंद्रीकरण करना पड़ेगा। यह तिरहुत का जो है मुख्यालय है, और तिरहुत का जो मुख्यालय मुजफ्फरपुर है आज से नहीं है, ब्रिटिश काल से ही यहीं से कट करके आपको अन्य जो है जिले बने हैं। तो शुरू से यह जो है शिक्षा का केंद्र रहा है, कला संस्कृति का केंद्र रहा है, प्रशासनिक केंद्र रहा है, चिकित्सा का केंद्र रहा है। आपको शिक्षा, चिकित्सा, कला, साहित्य, रोजगार, उद्योग, सब चीज़ का हमेशा ये उत्तर बिहार। और अगर आप वस्त्र व्यापार की बात करें तो बिहार का मैनचेस्टर कहा जाता है सूतापट्टी को। नहीं, यहाँ से प्रत्येक माह जो है यहाँ पर करोड़ों करोड़ रुपए का आपको राजस्व जाता है, तो आप राजस्व यहाँ से लेंगे और फैसिलिटी कुछ नहीं देंगे। तो यहाँ करनी चाहिए यह बात कि एक तो उधर में अगर पूर्वी क्षेत्र में जाएँ तो भागलपुर भी एक सेंटर है, एक डिप्टी सीएम को भागलपुर में बैठाना चाहिए, एक डिप्टी सीएम को मुजफ्फरपुर में बैठाना चाहिए, और सभी विभागों के कम से कम एक सेक्रेटरी बना करके यहाँ भी बैठाना चाहिए, एक वहाँ भी बैठाना चाहिए। तो जिन लोगों को कोई विभागीय कार्य के लिए जाना पड़ता है पटना, उनको पटना नहीं जाना पड़ेगा, वो यहीं से काम हो जाएगा, तो इससे लोड भी कम होगा। लोड कम होगा। दूसरा कि कोई भी व्यक्ति अपने, हमारे पास मात्र 2 आँखें हैं, तो इन 2 आँखों से पूरे बिहार के सभी को हम नहीं देख सकते हैं। तो ये पूरा जो तंत्र है उस तंत्र के माध्यम से हम हर चीज़ पर नज़र रखते हैं। तो अगर डिप्टी सीएम यहाँ पर बैठ जाएंगे तो सीएम अभी 2 आँख वाले सीएम है तो 6 आँख वाले सीएम हो जाएंगे ना, तब सब पर नज़र रखेंगे ना ये लोग, कहाँ का थानेदार गड़बड़ी कर रहा है, कहाँ का। मान लीजिए कि यहाँ डिप्टी सीएम बैठने लग जाए और यहाँ कोई थानेदार गड़बड़ कर रहा है, तो वो तो थानेदार डरेगा कि अरे बाप रे बाप, मामला हमारा तुरंत डिप्टी सीएम के पास पहुँच जाएगा। नहीं, तो लोगों में भय होगा। अभी देखिए सरकार कही है ना कि यहाँ पर हम अभी विजिलेंस का जो है यहाँ पर हम थाना खोलेंगे, तो विजिलेंस का थाना खोलेंगे तो ट्रैपिंग बढ़ेगी, तो भ्रष्टाचारियों में कहीं ना कहीं भय पैदा होगा, तो उस पर नियंत्रण होगा, लगाम लगेगा। तो इस चीज़ के लिए यहाँ पर अगर एक डिप्टी सीएम अगर बैठने लग जाए तो डिप्टी सीएम का मतलब है कि वो चीफ मिनिस्टर के रूप में काम करेंगे यहाँ पर, और एक चीफ मिनिस्टर हमारे मुजफ्फरपुर में बैठने लग जाएगा तो विकास की गति बढ़ जाएगी, कोई काम पेंडिंग नहीं हो रहेगा, भ्रष्टाचार पर रोक, आम जनता का काम जो है समय निष्पादित होने लगेगा। नहीं तो सब में भय होगा कि सीधे सीधे डिप्टी सीएम के पास मामला चला जाएगा, वहाँ से कार्रवाई कर देंगे। तो इसलिए यहाँ उपराजधानी बनाना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए बिहार को तुरंत उपराजधानी बनाना चाहिए। हाँ, उपराजधानी इसको बनाइए
और अभी बात आ रही थी यहाँ पर मेट्रो भी बहुत जल्दी चलाना चाहिए। मेट्रो की भी शुरुआत यहाँ पर होनी चाहिए। मेट्रो की शुरुआत आप पटना में शुरू किए हैं, मुजफ्फरपुर में क्यों नहीं कीजिएगा? मेट्रो की यहाँ पर शुरुआत कीजिए। यहाँ ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा समस्या है। पटना की सड़कें तो चौड़ी हैं, मुजफ्फरपुर की सड़कें काफ़ी संकीर्ण हैं। यहाँ पर मेट्रो की, यहाँ यातायात की बहुत समस्या रहती है, इसलिए मुजफ्फरपुर में मेट्रो संचालित किया जाए, इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सारी बातें हुई आज बंसीधर ब्रजवासी जी से कि अभी उन्होंने किन किन मुद्दों को जो है वो विधान परिषद में उठाया है और अपेक्षा है उनकी कि इन सब पर जो है वो आगे काम होगा। हमसे इतनी सारी बातें करने के लिए और मुजफ्फरपुर का इतना सारा मुद्दा उठाने के लिए आपको बहुत चलिए, आपको भी फर्स्ट लुक बिहार को, पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप भी जनहित के मुद्दों पर लगातार मुखर होकर के आवाज़ उठा रहे हैं। हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं आपके प्रति। बहुत बहुत साधुवाद। तो इसी के साथ इस चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम। आप कमेंट करके अपनी समस्या या अपनी जो सुझाव हैं वो बता सकते हैं ताकि और भी हम इसको बंसीधर ब्रजवासी तक पहुंचा सकें और वो आपके मुद्दों को आगे बढ़ा सकें। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।